हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग देखेंगे 25 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये हमारा बीपीडी ड्राफ्ट है जिसको आप लोग हमारी वेबसाइट iexambee.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ तीनों फॉर्मेट्स डेली, वीकली और मंथली में प्राप्त हो जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में न्यूज़ जानने के लिए आप लोग ड्राफ्ट को डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली एनालिसिस वीडियो के लास्ट में मैं आपके सामने दो क्वेश्चन को छोड़ कर जाता हूं, जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। तो जो लास्ट वीडियो में दो क्वेश्चंस आपके सामने छोड़े थे, उसमें पहला वाला था रिसेंटली इंडिया एक्सटेंडेड $40 मिलियन फॉर बोल्स्टरिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच कंट्री। इनमें से कौन से देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल्स्टर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए भारत ने $40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया है। ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, वियतनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मालदीव्स, यानी कि जिसकी राजधानी क्या है, माले है। मालदीव्स में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अभी हाल ही में ये LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट को वहां पे एक्सटेंड किया है। यहाँ पे भारत के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्हीं में से लगभग 43 के आसपास प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं एग्रीमेंट के अनुसार। इस नंबर को एक बार गूगल में देख लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 43 हैं, जिसमें से 23 कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन्हीं में से एक है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल्स्टर करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए इतना अमाउंट वहाँ पे एक्सटेंड किया है भारत ने अभी हाल ही में। सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 ग्रुप टू बी हेल्ड इन यूथ 20, जो कि G20 की ही एक ब्रांच है, जहां पे यूथ को एक तरीके से फोरम प्रदान किया जाता है कि वो अपने आइडियाज को लेके आए। अगर वो आइडियाज बेहतर होते हैं तो उन सभी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनके बारे में सोचा जाएगा। तो यूथ 20 इसको कहाँ पे अभी हाल ही में कहाँ पे इसकी पहली मीटिंग होगी ये आपको बताना है। तो इसकी पहली मीटिंग होने वाली है आसाम यानी कि गुवाहाटी में। ठीक है, 6 to 8 फरवरी ये चलेगा, यानी कि 8 फरवरी को यहाँ पे मीटिंग होगी 6 to 8। ठीक है, तो ये थे आपके दो क्वेश्चंस जो पिछले सेशन से थे। अब हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है आज, तो 25 जनवरी आज के दिन दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य भारत में जो यूथ है उसको उसके मत अधिकारों से अवेयरनेस उसको करना, उसके अंदर अवेयरनेस पैदा करना कि उसके पास वोट का अधिकार है, जो कि एक बहुमूल्य अधिकार है, वो उसको जरूर यूज करना चाहिए। तो उस वोट के अधिकार से उसको अवेयर करने के लिए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट डे होता है वह नेशनल टूरिज्म डे है। भारत में 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। भारत की या फिर देश की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का कितना रोल है, उसका क्या महत्व है, इस चीज के लिए मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। आज एक और दिवस मनाया जाता है, आज हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे है। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, स्टेट वाले सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सेक्शन देखते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आज के लिए बनी है। राष्ट्रीय सेक्शन सबसे पहला, अब्दुल फतह अल सीसी इजिप्ट प्रेसिडेंट टू बी चीफ गेस्ट एट इंडिया 74th रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे पे कोई ना कोई चीफ गेस्ट तो आता ही है। तो इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं वह इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ये हमारे क्या बनेंगे, चीफ गेस्ट बनेंगे, और ये इंडिया में आ चुके हैं। इनका स्वागत यहाँ पे किया जा चुका है, 24 जनवरी को यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि कल। ठीक है, तो रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट रहेंगे। इजिप्ट यानी कि मिस्र, मिस्र फेमस किस चीज के लिए है, पिरामिड के लिए। मिस्र की सभ्यता आप सभी को पता होगी। मिस्र, इजिप्ट फेमस है अपने पिरामिड्स के लिए। मिस्र जो है इजिप्ट, ये आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसका एक हिस्सा आपका एशिया में देखने के लिए मिलता है। जो हिस्सा इसका एशिया में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनाई बोलते हैं। इजिप्ट की राजधानी क्या है, काहिरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कायरो। यहाँ के पिरामिड फेमस हैं। पिरामिड सबसे ज्यादा फेमस है इजिप्ट के
गीजा शहर के। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे गीजा शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। गीजा शहर पिरामिड्स के लिए प्रसिद्ध है और गीजा शहर आपका इजिप्ट यानी कि मिस्र में लाया करता है। इजिप्ट से एक और चीज आपको याद रखनी है, हाल ही में भारत ने इजिप्ट के साथ यानी कि मिस्र के साथ अपनी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करी है, जो कि स्पेशल फोर्सेस की, इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन आर्मी और इजिप्टियन आर्मी, इन दोनों की स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी की इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या रखा गया है, साइक्लोन 1, जो कि स्टार्ट हो चुकी है 14 जनवरी, साइक्लोन 1। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोन 1। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन 1 एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है। पहली बात, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडियन और इजिप्टियन आर्मी के बीच होती है, उनकी बीच जो स्पेशल फोर्सेज है उनके बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज है, जो कि पहली बार हो रही है। इसका पहला एडिशन है जो इस बार हो रहा है, 14 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। इतनी न्यूज आपको यहाँ से मिलती है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सेक्शन। यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है, बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, इन्होंने अमार एक्यूसे बॉय मेला इसको इनॉग्रेट किया। अब अमार एक्यूसे बॉय मेला वैसे तो ये बांग्लादेश का है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। भारत का वैसे तो इसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है इस चीज को समझते हैं। आप सभी को पता है 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, जहां पे हम लोगों ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। और बांग्लादेश जो आज वर्तमान में है, वह पहले ईस्ट का पाकिस्तान हुआ करता था, इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान है इसका एक हिस्सा हुआ करता था। और उस समय पे जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वर्तमान का बांग्लादेश जो कि उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान था, उस पर जुल्म किया करता था। और यहाँ के लोग जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, यानी कि जो अब बांग्लादेश के लोग हैं, यह मांग कर रहे थे कि इनको एक अलग से स्टेट घोषित किया जाए, जो कि वो लोग नहीं चाहते थे। तो इसीलिए 1972 में क्या हुआ, बांग्लादेश अलग से बन गया था। तो उस टाइम पे अनाउंस किया गया कि जितने भी लोग यहाँ पे अनाउंस कर रहे, जो जितने लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग से स्टेट बनाना है, ईस्ट पाकिस्तान में नहीं रहना है। 1952 की बात है, जब वहां पे एक दंगा या फिर आक्रमण एक तरीके से किया गया था उनके ऊपर और अत्याचार किया गया था। वहां पे बहुत सारे लोग जो डिमांड कर रहे थे उनको मारा गया था। तो उन सबके सेक्रीफाइस की याद में 1972 में ये डिसाइड किया गया कि हम लोग इनकी ही याद में मनाएंगे क्या, एक अमार अगुसे बॉय मेला, इस चीज को हम लोग वहां पे मनाएंगे। ठीक है, आपको ने हिस्ट्री बता दी है इसकी, इसमें क्या क्या हुआ था। 1972 में ये अनाउंस किया गया था कि हम लोग इसको मनाएंगे। ठीक है, तो जो ये मेला है, इसकी थीम पूछ सकते हैं आपसे कि इसकी थीम क्या है, पारो बॉय गारो देश। पारो बॉय गारो देश का मतलब क्या होता है, रीड बुक बिल्ड कंट्री। रीड बुक बिल्ड कंट्री यानी कि किताबें पढ़ो और देश को बनाओ या विकास करो। बंग बंधुस बांग्लादेश यानी कि बंग बंधुओं का बांग्लादेश इज द थीम ऑफ द फेयर दिस ईयर। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वॉर हुई थी वो इंडिया पाकिस्तान की हुई थी, जिसमें हम लोगों ने उसको आजाद करा दिया था। ठीक है, तो उस स्टेट की डिमांड करने वाले लोगों को वहां पे क्या किया गया था, एक तरीके से उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपना। उस 1952 21 फरवरी की बात है, उन सबके सेक्रीफाइस को याद करने के लिए ही 1972 में इसको कोमेमोरेट किया गया था। एक चीज और याद रखेंगे कि इस मेले को हर साल बांग्ला एकेडमी के द्वारा 1978 से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। वैसे तो मेला 1972 में शुरू हो गया था, लेकिन बांग्ला एकेडमी के द्वारा 1978 में इसको मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ की राजधानी ढाका है, मोहम्मद अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। ये सब चीजें आपको याद रखनी थी। आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स यानी कि राज्य। देखते हैं कि राज्य सेक्शन से कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी है। नागालैंड ऑरेंज फेस्टिवल 2023 आपसे बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑरेंज फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ। तो आपको बताना होगा नागालैंड। इसका 3rd एडिशन यानी कोहिमा में यह फेस्टिवल लगता है। तो कोहिमा में इसका अभी क्या किया जा रहा है, 3rd एडिशन वहां पे ऑब्जर्व किया जाएगा। बेसिकली क्यों, ऑरेंज को ग्रो करने के लिए जो हार्डवर्क होता है वो कितना लगता है, उस चीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए जो भी वहां पे फार्मर्स काम करते हैं इस पे, उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस फेस्टिवल को वहां पे आयोजित किया जाता है। यह 2 दिन का फेस्टिवल होता है और आसाम के नागालैंड के रूसोमा विलेज जो कि कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे इसको फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया
गया है। यही इसका मेन है। आपको बस इतना याद रखना है कि कहाँ से एसोसिएटेड है, तो यह एसोसिएटेड है किससे, नागालैंड से। अब ऑरेंज फेस्टिवल सुन करके बहुत सारे लोग इसको नागपुर लगा सकते हैं, तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है कि ये नागपुर से एसोसिएटेड नहीं है ये फेस्टिवल। यह फेस्टिवल एसोसिएटेड है कहाँ से, आपका नागालैंड से। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहाँ पर आपको दिख जाएगी, कोहिमा है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट स्टेट्स में देख लीजिए। मैंने आपको बताया था आज हिमाचल प्रदेश का क्या है, स्टेटहुड डे है। स्टेटहुड डे कल हमने किसका बताया था, उत्तर प्रदेश का, लेकिन यूपी का वह फाउंडेशन डे था। यह है स्टेटहुड डे। स्टेटहुड डे बेसिकली क्या है, जिस दिन इसको स्टेट की उपाधि मिली होती है। फाउंडेशन इसका ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन पहले आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश क्या था, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। लेकिन आज के दिन यानी कि कौन सा दिन है आज, 25 जनवरी। 25 जनवरी के दिन इसको क्या किया गया था, 1971 में इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया था। इसीलिए यह हिमाचल प्रदेश फाउंडेशन डे नहीं है, हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे है। इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश बिकेम यूटी ऑन 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को इसको एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर घोषित किया गया था। फाउंडेशन इसका हो चुका था। कांगड़ा एंड मोस्ट ऑफ द अदर हिल एरियाज ऑफ पंजाब वर मर्ज्ड विद द HP on 1 नवंबर 1966। उससे पहले 1966 से पहले कांगड़ा और कुछ इलाके थे हिल एरिया के जो कि पंजाब में थे, उनको 1966 को क्या किया गया था, यहाँ पे मर्ज कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 18 दिसंबर 1970 द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वाज पास्ड। 18 दिसंबर 1970 को एक स्टेट हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया था, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, पार्लियामेंट में। और उसके बाद एक नया स्टेट एग्जिस्टेंस में आया 25 जनवरी 1971 को। तो यहाँ पे इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। फाउंडेशन डे नहीं, स्टेटहुड डे है इसका। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। और ये हमारे देश का 18th राज्य था, आपको वहीं पे लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एमर्ज्ड एज द 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, भारतीय संघ का 18वां राज्य था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS सक्सेसफुली टेस्टेड इन IIT मद्रास। IIT मद्रास में भार OS को क्या कर दिया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया है। भार OS क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो आपके पास मोबाइल्स होते हैं, आपने देखे होंगे, उसको ऑपरेट, उसके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम होता है। तो बेसिकली आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो उसका इंटरफेस होता है मोबाइल का, कि वो किस तरीके से फंक्शन करेगा। आप इधर बैक करेंगे तो बैक जाएगा, इधर करेंगे तो आगे बढ़ेगा, इस तरीके से जो फंक्शनिंग होती है उस पूरे के पूरे इंटरफेस की, वह सब क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जिसमें आपके बहुत सारे दिख जाते हैं। सिम्बियन एक होता है आपका, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, सिम्बियन OS हो जाएगा आपका। iOS जो आपका आईफोन है बेसिकली। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक विंडोज आते हैं। ठीक है, विंडोज। और सबसे फेमस क्या होगा आपका, एंड्रॉइड। ये चार तो फेमस है ही, एंड्रॉइड, सिम्बियन, iOS और विंडोज। एक आया कौन सा नया, भार OS, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली आपके मोबाइल का इंटरफेस है कि ये किस तरीके से फंक्शनिंग करेगा उस सॉफ्टवेयर का सिस्टम है। तो वो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इसको कब लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा इसको अब बनाया गया है। J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने इस भार OS को क्रिएट किया है। और IIT मद्रास में यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी। अब डिफेंस की तरफ बढ़ते हैं। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स क्या है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2023 एडिशन ये अभी हुआ। ये किसकी है, इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी मतलब नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है। अब नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है, एक तरीके से मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि नेवी करेगी ऑब्वियसली। नेवी पार्टिसिपेट तो करती है, लेकिन इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मतलब एक तरीके से आपके जितने भी वेपन्स होते हैं, वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए जाते हैं। उन सबको भी वहां पे शामिल किया जाता है। इस एक्सरसाइज का मेन मकसद यह होता है कि जो चारों सेनाएं हैं, जब मान लो कहीं पे वॉर हो रही है, तो वॉर के टाइम पे ये चारों सेनाएं आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी, ऑपरेशन को कैसे अंजाम देंगी, चारों साथ में कंधे से कंधा मिला करके, इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए ही इस ट्रोपेक्स एक्सरसाइज को किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा, जिसमें
सारे के सारे क्या होते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के वेपन्स वगैरह इसमें यूज किए जाते हैं और इंडियन नेवी इसको करती है, इस मैरीटाइम एक्सरसाइज को। ठीक है, ये यहाँ पे आपको याद रखना था। 2 फेजेस में होती है हार्बर और सी फेजेस, दोनों फेजेस में आपकी होती है, तट में भी होगी और आगे जाके भी होती है, समुद्र में काफी आगे जा करके भी होती है। ठीक है, वही आपको यहाँ पे याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एम्फीबियस एक्सरसाइज, एमफेक्स बोलते हैं, एमफेक्स 2023 ये कॉन्क्लूड हुई। तो एमफेक्स 2023 क्या है, बाइनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज, यानी कि इसमें तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये सारी की सारी सेनाएं इसमें सम्मिलित होती है और ये क्या करती है, एम्फीबियस एक्सरसाइज करती है। ठीक है, और पहली बार ये कहाँ पे हो रही है, काकीनाडा यानी कि आंध्र प्रदेश में हो रही है। आंध्र प्रदेश में हो रही है, 17 से 22 जनवरी के बीच काकीनाडा में हो रही है पहली बार। ठीक है, आपको याद में एमफेक्स किसकी है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, यानी कि तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती है। अवार्ड्स ऑनर्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया बैग्ड ऑस्कर नॉमिनेशंस फॉर ओरिजिनल सॉन्ग एंड 2 डॉक्यूमेंट्रीज, भारत से 1 सॉन्ग और 2 डॉक्यूमेंट्री को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर अवार्ड्स के लिए, जो अकेडमी अवार्ड्स होते हैं ऑस्कर अवार्ड्स, उसके लिए। आर्टिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल जो खूबी है किसी भी गाने की या किसी भी चीज की, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए यह ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं। भारत में एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले इंडियन सिनेमा की, RRR, SS राजामौली के द्वारा, उसमें एक सॉन्ग था नाटू नाटू, जिसको बेस्ट सॉन्ग का खिताब मिला था गोल्डन ग्लोब अवार्ड में कुछ टाइम पहले। तो अब इसको नॉमिनेट कर दिया गया है ऑस्कर्स के लिए भी, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। इसके साथ साथ 2 डॉक्यूमेंट्रीज, ऑल दैट ब्रीथ्स और एलिफेंट विस्परर्स, ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज को भी किया गया है नॉमिनेट, किस किस कैटेगरी के लिए, डॉक्यूमेंट्री फीचर और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली, इस चीज के लिए। ठीक है, ऑस्कर सेरेमनी कब होगी, 12 मार्च को होगी। देखते हैं कि इनको अवार्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। ऑस्कर्स क्या है, मैंने आपको बताया, अकेडमी अवार्ड्स हैं ऑस्कर्स। ठीक है, the most prestigious significant awards in the entertainment industry in the United States, यूएस में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस और सिग्निफिकेंट अवार्ड माने जाते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, ये सारे के सारे। और जिसमें जो कैटेगरीज होती है वो बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले, इधर ओरिजिनल और एडेप्टेड, मतलब ये सारे के सारे कैटेगरीज इसकी मेन कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा भी होती है लेकिन ये इसकी मेन कैटेगरीज है। कौन इसको प्रेजेंट करता है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, 16 मई 1929 को पहली बार दिया गया था ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब ऑबिचुअरीज की बात कर लेते हैं। ऑबिचुअरीज में क्या इंपॉर्टेंट है, BV दोषी, जो कि एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे, इनकी मृत्यु हो गई अभी हाल ही में। ये जो BV दोषी थे, ये ले कर्बूसियर और लुई कान, इनके क्या थे, काफी करीब माने जाते थे, इनके ही साथ इन्होंने काम किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो लुई कान है, ये कौन है, जो IIM है, IIM अहमदाबाद, वहां पे क्या किया इन्होंने, जो वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे आर्किटेक्चरल जो वर्क है वो इन्हीं का है, लुई कान का ही है। ठीक है, जो MS दोषी, मिस्टर दोषी यानी कि जो BV दोषी हैं, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, भारत के पहले आर्किटेक्ट हैं जिनको पुलित्जर प्राइज दिया गया, पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। साथ साथ इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटेन आर्किटेक्ट्स रॉयल गोल्ड मेडल इन 2022 ये भी दिया गया था, और इनको इसी के साथ साथ भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ये सारे के सारे अवार्ड्स इनको मिले थे, इसलिए एक एमिनेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स यानी कि खेल। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है, कुनलाउत विदितसन वन इंडिया ओपन 2023। कल के वीडियो में आपको बताया था, उसके लिए मैंने आपको बताया था वुमेन के लिए, वुमेन कौन जीती थी, यहाँ पे नोट भी किया हुआ है। वुमेन का किसको दिया गया है, एन से यंग, जो कि कोरिया की है, वुमेन का खिताब इनको मिला था। लेकिन इसमें मेल का खिताब किसको दिया गया, थाईलैंड के कुनलाउत विदितसन। ठीक है, ये नाम आपको याद रख लेना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यानोमामी टेरिटरी इज इन विच कंट्री वेयर अ मेडिकल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड रिसेंटली। इस टेरिटरी में भी हाल ही में क्या किया गया, मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई, क्योंकि यहाँ पे इलीगल गोल्ड माइनिंग होती थी जिससे डिजीजेस फैल रही थी, वहाँ पे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन था जिससे वहाँ पे डेथ हो रही थी। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से किस देश में ये टेरिटरी आती है। और SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन, कहाँ पे होने वाला है ये भी आपको बताना है, गोवा, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कहाँ पे होगा। SCO में भारत की अध्यक्षता
के तौर पे अभी इसको मुंबई में किया जाएगा। आपको बताना है कि कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अब लास्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज है, SSCB SSC रेलवे एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन टेलीग्राम है तो सर्च कीजिए, नहीं है तो डाउनलोड करके सर्च कीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहती हैं, एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके एग्जाम के लिए क्विजेज यहाँ पे मिलते रहती हैं, इन्फोग्राफिक्स आपको मिलते रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। YT चैनल हमारा से SSCB, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई अगर आपकी सुझाव है, कोई एडवाइस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें और इसको और इम्प्रोवाइज कर सकें। तो आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।